नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर पुनः आपके अपने चैनल प्रदीप वीडियो पर। दोस्तों, इस समय जो है ठंड का मौसम है और ठंड में बहुत सारे लोगों के पैर जो है सिकुड़ जा रहे हैं। शरीर में नाना प्रकार के जो है रोग से जो है पीड़ित हैं, कहीं न कहीं देखा जा सकता है। और इन तमाम रोगों का एक ही उपचार माध्यम है, वो है योग। और आज हमारे साथ जो है योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, जो अब तक जो है गोरखपुर जिले में ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों में जो है अपना योग के माध्यम से जो है एक अच्छा जो है रिस्पांस पाया है और उन तमाम रोगियों को जो है रोगों से और उन पीड़ाओं से जो है मुक्त किया है। तो आइए आज जो है उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र प्रजापति जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले आप सभी न्यूज चैनल्स पर देख रहे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। तो ये थे धर्मेंद्र प्रजापति जी, आप हमको ये बताइए, इस ठंड के मौसम में बहुत सारे लोगों को कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे ठेंगुने में दर्द और कमर में दर्द और शुगर, बीपी, ये तमाम चीज़ें जो है कई सारे रोग हैं। इस सभी चीज़ों के रोग के बारे में आज जो है हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। योग के माध्यम से इसे किस तरह से जो है दूर किया जाएगा, इसके बारे में आप जो है अपना प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रोग क्यों होता है। क्या पता, हो सकता है हमारे खान पान का गलत रूटीन हो या खान पान सही हो, लेकिन खाने का जो समय होता है वो दिनचर्या हमारी सही ना हो। मध्य रात्रि में भोजन करके सो जाना या दिन के दोपहर में भोजन करना, सुबह हाफ लंच लेना, फिर दोपहर में अच्छा भोजन करना। तो मैं इस पर पहले बताना चाहूँगा, यदि इंसान आहार के क्रम को ठीक कर ले अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से उसे रोग तो हो ही नहीं सकता। उस रोग को दूर करने का उपाय तो योग के माध्यम में है, लेकिन आहार को यदि अपने जीवन को सही शैली में ला ले, हमको आहार इतने समय से नियमित रूप से करना है, सभी कार्यों करते हुए नियमित रूप से आहार का क्रम बना ले, तो निश्चित रूप से होता है कि उसे रोग ही नहीं हो सकता है। तो उसे मैं बताना चाहूँगा, 3 तरह के हमारे साथ बीमारियाँ होती हैं जो हमारे आयुर्वेद में बताया जाता है। वात, पित्त, कफ। वात एक हड्डी संबंधित रोग होता है जो गैस के कारण बनता है। पित्त जो हमारा पेट का भाग होता है, ये समस्त ये भाग हमारा पित्त का भाग है। और ये ऊपर चेस्ट के ऊपर का जो भाग हमारा होता है कफ का भाग होता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो आपके साथ दर्शक जो देख रहे हैं, मैं उन्हें संज्ञान देना चाहूँगा, ये कफ किनको होता है, पित्त किनको होता है और गैस का वात किसको होता है। 0 से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था तक अधिकतर बच्चों की आयु को लेकर के कफ की समस्या ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे को ज़्यादा भाप दिलवाया जाता है, उन्हें गैस की समस्या नहीं होती है, हड्डियों की समस्या नहीं होती, निमोनिया की समस्या हो जाती है, पीलिया की समस्या हो जाती है। ये सब आपका कफ के अंतर्गत आ जाता है। तो ये जो 1 से 16 साल तक जो बच्चे हैं, ऐसा उनके साथ क्यों होता है? ऐसा जैसे वो जो माता उनकी है, गर्भ संस्कार में गर्भ धारण की हुई है, उनके गलत खान पान की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। यदि बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो जो माँ खाए पी रहती है उसी का असर आता है, वही पूरा असर करेगा आपको। तो इन तमाम चीज़ों को जानते हुए हम और अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला हम जो है आजकल बहुत ये जो है आम सी हो गई है बीमारी, कमर दर्द। क्योंकि ठंड में जो है बहुत सारे लोग जो है सोने के बाद से यदि टेढ़े सो गए तो सुबह तक जो है टेढ़े ही रहते हैं, जब तक उनको धूप नहीं लगता है तब तक वो जो सीधे नहीं हो पाते हैं। तो कमर के दर्द के लिए निवारण क्या क्या हो सकते हैं, और क्या जो है ऐसी गलतियां लोग करते हैं कि कमर का दर्द जो है शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में बताइए सर। पहले तो बताना चाहूँगा सावधानियाँ उनकी, जिनको कमर दर्द हो चुका है, भयंकर दर्द हो, तो किसी तरह का भार न उठाए, आगे झुकने का बिल्कुल नाम न लें। यदि वो सीधा उठते हैं, पीछे जितना झुके कोई फायदा नहीं, लाभ पूरा दिखेगा आपका। आगे झुकेंगे लाभ बिल्कुल नहीं दिखेगा और वो असर करेगा, बढ़ा देगा दर्द को। ठीक है, तो पहली सावधानी होती है कि आगे न झुकना, किसी तरह का भार न उठाना। ठीक है, आप सो भी रहे हैं तो तकिया अपने सर पे ना लगा करके उस तकिए को आप ठीक अपने कमर के नीचे लगाए। अच्छा, ऐसा 15 मिनट 20 मिनट करके सोएंगे तो बेहतर आपको लाभ मिलेगा। हमारे आसन भी होते हैं बैठ पेट के बल लेकर कराने वाले, 2-4 आसन भी मैं करा के दिखाता हूँ अभी। उस आसन को हम करते हैं तो बिल्कुल लाभ मिलेगा उनको। और आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं, घरेलू जो नुस्खे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए सर। जैसे मैंने घुटने के लिए बताया हल्दी का चूने का, ये दोनों काम करेगा। मेथी आपका बताया, मेथी का काम करेगा, 100% काम फिर करेगा। पुनः एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर दीजिए सर। अच्छा,
यदि आप हल्दी का सेवन करते हैं, गिलोय का सेवन करते हैं, फिर जायफल का सेवन करते हैं, तो आपके घुटना दर्द, कमर दर्द, शरीर में कैसा भी दर्द हो वो दर्द को कंट्रोल करता है। यदि आपको समस्या भयंकर है तो आप गिलोय के साथ एलोवेरा का सेवन कर लें। एलोवेरा घृत कुमारी उसे कहा जाता है, जितना नाजुक होता है कहा जाता है घृत कुमारी हमेशा कुंवारा रहना। यदि हम उसका सेवन करेंगे तो पूरी जवानी में हम कुंवारा ही रहेंगे, युवा अवस्था में रहेंगे, प्रौढ़ अवस्था में रहेंगे, वृद्धावस्था हमारे पास नहीं आ सकती है। तो एलोवेरा के साथ सेवन करेंगे गिलोय का तो बेहतर हमें लाभ मिल सकता है। तो एक तो था घरेलू नुस्खा और आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो बिल्कुल। सबसे पहले तो हम तो पेट के बल धीरे धीरे लेट जाएंगे, प्रयास करेंगे पेट के बल लेट करके, और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने साइड में रखेंगे। श्वासों के साथ अभ्यास करते हैं, श्वास भर के पहले इतना ही उठने का प्रयास करेंगे, इतना उठ करके होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। ऐसे 3 से 5 प्रक्रिया हमारी होती है, फिर वापस फिर प्रयास करते हैं थोड़ी सी नाभि तक उठने का। काफी जो है यह तरीका आसान है। और जो हाथ है इसको कितने स्थान पर जो है कहाँ पर हाथ को ठीक अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे और धीरे श्वास भर के थोड़ी नीचे रख के श्वास भर के उठना है और श्वास छोड़ के डाउन होना है। ऐसे करके 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक होल्ड होते हैं। होल्ड होने के बाद धीरे धीरे हमको लाभ मिलना शुरू होता है। तो ये पहला अभ्यास। और दूसरा यही भुजंगासन, इसे अभ्यास कहा जाता है। भुजंगासन, सर्पासन, श्वास भर के ऐसे उठना, फिर श्वास छोड़ के ऐसे डाउन हो जाना। फिर इसमें का दूसरा अभ्यास आता है, दोनों हाथों को हम थाई के नीचे लगाते हैं और श्वास लेकर के एक एक पैर को धीरे धीरे उठाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार उठाते हैं। उतना उठे 10 अंश पे तो 10 की डिग्री बनाते हैं, 30 अंश की डिग्री पे उठ जाते हैं, 30 डिग्री पे उठाकर उठते हैं। फिर इसे डाउन करेंगे, एक एक पैर से ऐसे निरंतर हम करते जाएंगे। फिर दोनों पैरों को हम साथ ऐसे करेंगे या होल्ड करके रखें तो बेहतर आपको लाभ मिल सकता है। इसमें तीसरा अभ्यास बताया जाता है धनुरासन। यदि 2 अभ्यास धीरे धीरे हो जाता है तो आप दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते से दोनों ऐसे टखने को पकड़ के श्वास भर को उठने के प्रयास। धनुरासन है जी, ये धनुरासन का अभ्यास होता है। कमर में पूरी तरह से इफेक्ट पड़ता है हमारा। अब बेहतर आपको 7 से 15 दिन यदि निरंतर अभ्यास कर दे तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। चौथा अभ्यास बताते हैं मकर आसन। जैसे मगरमच्छ लेटा रहता है बिल्कुल मुंह पाकर के, ऐसे उस पोज में हम आकर के धीरे धीरे से घुटने से पैर मोड़ करके हम धीरे धीरे एड़ी को अपने हिप पे लगाने का प्रयास करते हैं। हिप पे जब हम लगाते हैं तो हमारे स्पाइन में जो दर्द होता है वहाँ कम होने लगता है। ये दर्द बिल्कुल राहत मिलने लगता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है थोड़ा आराम से लाइएगा, आराम से। ये जो एड़ी है इस एड़ी को जो है हिप पर लाना है और डाउन करना इसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अभ्यास बताना चाहूंगा जो मरकट आसन यदि हम करते हैं, जैसे पीठ के बल लेट गए, 3 से 4 अभ्यास पीठ के बल हमने किया। एक अभ्यास मरकट आसन में करेंगे, दोनों हाथों को इतना दूरी बना कर रख लेंगे सामने फैला करके और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ करके बाएं तरफ पैर को ले जाएंगे। ये ध्यान रहे घुटना के ऊपर घुटना होना चाहिए और एड़ी के ऊपर एड़ी। ठीक इसके विपरीत हम अपने सर को ले जाते हैं, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं। ठीक है, प्रक्रिया वही होता है मरकट आसन। मरकट आसन का अर्थ होता है जैसे बंदर अपने शरीर को इधर उधर करता है, घुमाता है, ठीक वैसे ही करना। ऐसे हम 3-4 स्टेप में करते हैं तो धीरे धीरे हमारे कमर दर्द से राहत मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे जी। इसमें दूसरा स्टेप, दोनों पैरों में क्या करते हैं, दूरी बना के 1 फीट का दूरी बना के ऐसा प्रयास करते हैं कि बाएं तरफ जब पैर ले जाएंगे तो दाहिने पैर का जो घुटना होता है बाएं पैर के अंगूठे पे आके लग जाए ऐसे। फिर चेहरे को सामने विपरीत कर लेंगे। फिर वापस करके ये प्रक्रिया फिर दोहराते हैं। इसी में तीसरा अभ्यास होता है, दोनों पैरों को सामने फैला लिया, बाएं पैर को उठा करके दाएं हाथ की तरफ लेके आते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार नीचे रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शुरुआत में होता नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ रखेंगे तो हमारे कमर से चट की आवाज आती है। जितनी हमारी गोटियां स्पाइनल होती हैं L4, L5, L6 का, ये सारी गोटियां हमारी खुलने लगती है, चट की आवाज आएगी। जब गोटी हमारा खुल जाता है तो हमारा दर्द बिल्कुल राहत हो जाता है। पहले दिन से उनको लाभ मिलना शुरू होता है। ऐसे दोनों तरह से अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप प्राणायाम की बात करिए तो रही आसनों की बात। प्राणायाम की बात करें, प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। जी, अनुलोम विलोम जितना प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक दूसरे के विपरीत अभ्यास करना होता है। दाएं हाथ को बंद उठाया, दाएं नस को बंद किया, बाएं से श्वास लिया, फिर बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ दिया, फिर दाएं से वापस करके फिर बाएं से श्वास में छोड़ दिया। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। इससे कहा जाता है 72,72,10,201 नाड़ियां प्रश्नों उपनिषद के अनुसार, हमारे उपनिषद में उल्लेख है प्रश्नों उपनिषद में कि इतनी नाड़ियां हमारे शरीर में होती है, ये पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। यदि कहीं भी नाड़ी आपकी बैठ चुकी है तो आप उसे जागृत कर सकते हैं। वो अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम काफी जो है लाभदायक होता है। अनुलोम विलोम शरीर के लिए
तो ये थे जो शरीर में कमर का दर्द, उसके निवारण के लिए आप लोगों ने देखा आयुर्वेदिक चीज़ें और योग एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरह से जो है इसको दूर किया जा सकता है। इसके बाद से हम